मैं बात की शुरुआत करती हूँ। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। देश में 144 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं। भारतीय जनता पार्टी और सरकार की पहचान केवल और केवल आम जनता की भलाई और देश के विकास से जुड़ी हुई। सिरूर लोकसभा क्षेत्र में सांसद तो हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति इस लोकसभा क्षेत्र के गांव गली में शून्य। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने मुझे मंच पर बैठी हुई ये प्रमुख टीम के साथ इस क्षेत्र में प्रवास करके यहाँ की समस्याओं को समझने के लिए, जानने के लिए भेजा है। मंच पर उपस्थित है लोकसभा प्रवास की प्रभारी, जिन्हें जनता ने उनके कार्यों की वजह से जो दिन और रात अपने क्षेत्र के विकास और जनता की मदद करने में लगाती, इस वजह से 3 बार वो अपने क्षेत्र से विधायक हैं। बहन माधुरी मिसाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष गणेश भेंगड़े जी, और जिनके इरादे पक्के हैं, जिनकी आवाज़ बुलंद, कुछ करने की इच्छा, ऐसे इच्छा शक्ति वाली बहन आशा ताई जी, संगठन मंत्री भाई धर्मेंद्र जी, योगेश चेलेकर जी, शरद बुद्धे पाटिल जी, पंचायत समिति की सदस्य अर्चना ताई जी, उज्ज्वला ताई जी, बहन वंदना जी, राजेंद्र मेहर जी, मंच पर उपस्थित ऐसे अतिथि जिनका शायद मैं नाम न ले पा रही हूँ, और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अपने गांव से चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, प्रेस के मित्रों, मैंने इसलिए इस बात का उल्लेख किया कि माधुरी जी और आशा ताई जी या आप में से और भी नाम होंगे, ये बार बार जनता इन्हें क्यों चुनती? इसलिए चुनती है क्योंकि आप सक्रिय रहते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जो सांसद हैं, मैं भी सांसद हूँ, ये अलग बात है कि सरकार में मंत्री। तो विधायक और सांसद का कर्तव्य क्या होता है? हर पल अपने क्षेत्र के मतदाताओं की चिंता करना, और क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, शहर, एक एक गांव और हर एक शहर के हर गलियों, और जो मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पर हीरा की फैक्ट्री बंद हो गई, प्याज को लेकर किसान परेशान, ऐसे मुद्दों के लिए पहल करना और जनता की समस्याओं को आसान करना, ये काम
चुने हुए जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। अभी मैं जहाँ पर नल जल योजना के माध्यम से एक बहुत बड़ी पानी की टंकी बनी हुई है, मैं उसे देखने गई थी। मैं 5-7 आपको भारत सरकार की उन योजनाओं को बताना चाहूँगी। इसलिए बताना चाहूँगी क्योंकि मंच के ऊपर और मेरे मंच के सामने बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं जिन्हें जनता ने वोट दिया है, हमें चुना है कुछ काम करने के लिए। ग्राम पंचायत के वार्ड के सदस्य भी यहाँ पर हैं। मैं पहले विधायक थी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री थी, मैं सांसद हूँ, अभी मंत्री हूँ। मैं इस बात का अनुभव करती हूँ कि ग्राम पंचायत के एक वार्ड का चुना हुआ सदस्य जिसके कार्य क्षेत्र में 50 घर, 50 परिवार या 100 घर, 100 परिवार, 200 परिवार आते हैं। यदि पंच भाई बैठे होंगे यानी ग्राम पंचायत के सदस्य, तो मैं आप सभी लोगों से आह्वान करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से करते होंगे, लेकिन उसमें और भी गंभीरता से और प्लानिंग से करने की जरूरत है। राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, देखिए काम करने के कुछ तरीके, क्योंकि मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, तो संगठन में काम करने के करते करते मैंने अपना अवलोकन करने के लिए कि मैं जनता के लिए क्या कर सकती हूँ या जनता की प्रॉब्लम क्या है उसको समझने के लिए मैंने पंच यानी ग्राम पंचायत का सदस्य, जिसे छत्तीसगढ़ में पंच कहा जाता है, पंच, सरपंच और बीडीसी तीनों को फॉर्म भरा। जनता मुझ पर विश्वास करने लगी थी, तीनों पद पे चुनाव जिता दी, जबकि वो जनता जानती थी कि कोई भी व्यक्ति जब 3 पद 4 पद पे फॉर्म भरेगा, जीतेगा, तो एक पद पर ही उसे काम करना पड़ेगा। मैंने पंच सरपंच से इस्तीफा दिया और बीडीसी के रूप में मैं 4 ग्राम पंचायतों का लगातार 3 साल तक सेवा की और फिर विधायक बनी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बनी। तो मुझे छोटे स्तर से भी अनुभव है कि हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सभी लोगों से मैं आह्वान कर रही हूँ कि राज्य सरकार की जितनी भी उपलब्धियां इसको आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, उसका लाभ हम अपने पब्लिक को कैसे दिला सकते हैं, उसकी प्रक्रिया को भी समझ लीजिए। इसके बाद भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की, भारत सरकार की योजनाएं अलग अलग होती हैं और कुछ कंबाइंड योजनाएं भी होती हैं जिसमें राज्य सरकार का पैसा लगता है और भारत सरकार का भी फंड लगता है। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस योजना का भी चार्ट आप अपने डायरी में लिख के रख लीजिए और उसकी प्रक्रिया को समझिए जरूर कि हमारे एरिया की एक बहन यदि 18 साल के बाद विडो होती है, विधवा हो जाती है, तो उसका पेंशन हम कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सरकार स्पष्ट रूप से उसके लिए गाइडलाइन बनाई है कि 21 दिन के अंदर यदि कोई बहन हमारी दुर्भाग्य से विधवा हो जाती तो उसे 21 दिन के अंदर उसका विधवा पेंशन प्रारंभ हो जाना चाहिए। कई बार ये देखा जाता है कि 21 महीने तक उसको विधवा पेंशन चालू नहीं कर पाते लोग। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप देखिए कि आपके क्षेत्र में कितने परिवार रहते हैं और उन परिवारों में क्या क्या समस्या है। हम यदि 10 घर में झांक के देखें तो हर घर में कुछ न कुछ उनके काम किसी न किसी ऑफिस में जरूर लटके रहते हैं। अब हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन बाबूगिरी यहाँ पर छोड़ गए हैं और वो जो बाबू होते हैं आम जनता का या हमारे छोटे जनप्रतिनिधियों के आवेदन को देखते भी नहीं, उनके आवेदन ऑफिस में यूं ही पड़े रहते हैं। इसलिए यदि अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम जनप्रतिनिधि जो जनता के वोट से काम करने की स्थिति में आए हैं और उन्हीं की वजह से आज हमारी पहचान बनी है, तो उनके लिए हमको इस तरह से काम करने की जरूरत है, उनके लिए लड़ने की
आप सबसे आह्वान करना चाहूँगी कि पहले की सरकारें योजनाएं बनाती थी, लेकिन व्यक्तिगत योजनाओं के लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज भाई नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब वो पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 2022 आज हिंदुस्तान की जनता इस बात की गवाह है कि हमारा जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति जो कमजोर होता है वो लाइन में खड़ा होता है और लाइन में भी सबसे आखिरी में होता है। मंच पर बैठे लोग उसे ठीक से देख भी नहीं पाते हैं, वो अपने विधायक सांसद से मिल भी नहीं पाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हमें सबसे आखिरी छोर पर खड़ा जो व्यक्ति है उसकी मदद से काम करने की शुरुआत करनी है। जब परिवार में बीमारी आती है, जेब में पैसे नहीं है, कई प्रदेशों में बहुत ज़्यादा गरीबी है। मैं अभी झारखंड गई थी, वहाँ पश्चिम सिंहभूम इलाका में मैंने उस चाईबासा इलाके में जो गरीबी देखी तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ हुई। मैं 3 दिन रह के वहाँ के राजनीति को, वहाँ पर जो प्रॉब्लम है, मैं समझने की कोशिश की और काफ़ी हद तक मैं सफल भी हुई। तो कई जगह पे बहुत गरीबी है, अब इलाज के लिए पैसे न हो तो परिवार के सामने कितनी दिक्कत होती है। कई बार ऐसा होता है कि घर की ज़मीन बेचनी पड़ती है और जो कीमती सामान है उसको गिरवी रखना पड़ता है। देश में ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने इस पीड़ा को समझने की कोशिश किया और मैं आयुष्मान योजना के कार्ड के लिए आपसे बात कर रही हूँ कि आप एक एक परिवार में जाइए, हर परिवार का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, ये आपको तय करना है। आयुष्मान कार्ड हर व्यक्ति के पास रहे, जैसे हमारे पास वोटर लिस्ट है ऐसे हमारे पास आयुष्मान का कार्ड भी होना चाहिए, ताकि परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था उस कार्ड के माध्यम से हो जाती है और 1300 प्रकार के इलाज उस आयुष्मान कार्ड से होता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, इलाज के लिए 40 लाख रुपए लग रहा है, तो ऐसे कुछ नाम होंगे तो उसको आप मुझे भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें 40 लाख यदि इलाज के लिए लग रहा है तो 40% की राशि माननीय प्रधानमंत्री जी के राहत कोष से सांसदों को मिल जाता है। और मैंने जब इस लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी संभाली है तो कुछ ऐसे हमारे परेशान व्यक्ति होंगे जिनके लिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह गाँव में आप अपने गाँव में अपने आपको देखना होगा उज्ज्वला योजना के बारे में कि कितने घरों में गैस कनेक्शन है और कितने ऐसे घर बचे हुए हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। तो इसके लिए भी यहाँ के प्रशासन से आपको बात करनी है। मैं आज पुणे पहुँचने के बाद वहाँ प्रशासन के साथ मिलकर बात करूँगी। मैं यहाँ पर जानकारियाँ लेने के लिए आई हूँ, जो जानकारियाँ मुझे दी जाएगी तो प्रशासन के पास, प्रशासन के बाद हम राज्य सरकार के साथ और राज्य सरकार के बाद भारत सरकार के जो भी मंत्रालय हैं उनसे बात करके इस क्षेत्र की पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए मैं बात करूँगी। हमारे विधायक जी हैं महेश जी, जो बैलगाड़ी दौड़ के लिए मुझे कल से कई बार कहे और कल मैं जिस क्षेत्र में थी उस क्षेत्र में लोगों ने कहा कि ये जो हमारा बैलगाड़ी दौड़ है, और वाकई में मैं पूरे देश में घूमती रहती हूँ लेकिन बैलगाड़ी कहीं नहीं देखती हूँ। और मैं जब यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो हमारे पारंपरिक हम लोगों का वेशभूषा है, हमारे भाई धोती कुर्ता सिर पे टोपी लगाए दिखते हैं, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। और मैं कह सकती हूँ कि जो महाराष्ट्र है एक खेती प्रधान प्रदेश है, बहुत समृद्ध प्रदेश है। महाराष्ट्र के बगैर तो भारत के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि माया नगरी और आर्थिक नगरी भी इसी महाराष्ट्र में है। बहुत सारे ऐसे हमारे वीर शहीद इस धरती पे जन्म लिए, ऐसे ऐसे संत महात्मा इस धरती पर जन्म लिए हैं, ऐसे हमारी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बहुत काम किए हैं। ऐसी धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। कल मैं कुछ बहन से पूछ रही थी कि आप इस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा, कल मैं लाभार्थी भाई बहनों से मिली
लाभार्थी भाई बहनों ने मुझे इतना सा बहुत सारे कार्ड दिए हैं कि इसको प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दीजिए, और उन्होंने मेरा रास्ता आसान कर दिया, क्योंकि मैं उसको बहुत ईमानदारी के साथ पहुंचाने जाऊंगी। और आप लोग भी मेरे फेसबुक में, ट्विटर में उसको जरूर देख लेंगे, और उस कार्ड को पहुंचाऊंगी नहीं जाऊंगी तो यहाँ की समस्याओं के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी से जरूर चर्चा करूंगी। ये सुकन्या समृद्धि योजना है बहनों, इसका जोरदार प्रचार होना चाहिए। 2 बेटी के जन्म पर 14 साल के अंदर केवल 1.5 लाख रुपए धीरे धीरे करके किस्तों में जमा करना है। 18 साल की जब बेटी हो जाती है तो 7 साल से लेकर 8 लाख रुपए तक की राशि उस परिवार को मिल जाती है, जिसमें पढ़ाई लिखाई और उसकी शादी ब्याह में खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह बेटियों के लिए योजना है। 2014 के पहले हमारे देश में क्या स्थिति थी, मैं जिस जगह को बिलोंग करती हूँ, मेरे क्षेत्र में बहुत सारे अग्रवाल समाज के बेटे बेटियाँ रहती हैं। उनके यहाँ जब लड़कों की शादी की बारी आती थी तो बहुत परेशान रहते थे कि लड़की नहीं मिल रही है, क्या करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की शुरुआत हरियाणा से की है, जहाँ पे वो समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है, और पानीपत से। और आज हम सेक्स रेशियो देखें, जो लिंगा अनुपात, तो बेटे और बेटियों में बराबर की स्थिति आ जा रही है। इस देश में केरल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बेटों से ज़्यादा बेटियों की संख्या है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बेटियों की संख्या कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो सामने आते जा रहे हैं। स्वच्छता, ये स्वच्छता कहने से ये शब्द बहुत छोटा लगता है, लेकिन आप याद करिए 2014 के पहले हमारे मंदिर परिसर कैसे थे, हमारा रेलवे स्टेशन कैसे था, हमारा धर्मशाला कैसे रहते थे, हमारा एयरपोर्ट के आजू बाजू बाजारों में कितनी गंदगी होती थी। भारत लोगों को बहुत आकर्षित करता है हर एक रूप में, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा मौसम है, इतने जंगल है, इतने अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं। हमारे यहाँ पर संत ऋषि महात्मा, ये तो ऋषियों की भूमि है। बहुत ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनको दुनिया के लोग जानना चाहते हैं। दुनिया यहाँ पर आती थी और हमारे गंदगी का फोटो खींच कर लेकर जाती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता एक अभियान चलाया, और आज बहुत सारे ऐसे शहर जो 100% स्वच्छ हो गए हैं। हर बार कंपटीशन होता है और कई शहरों को पुरस्कार मिलता है। मेरा जो शहर है अंबिकापुर, लगातार आप मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं, लगातार 3 बार से स्वच्छ शहरों में उसकी गिनती हो रही है। और मध्य प्रदेश का इंदौर, जैसे हमारे घर पे आंगन होता है, हम अपने आंगन में बैठ के खाना खा सकते हैं, वैसे इंदौर की सड़कों में भी हम बैठ के खा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति कौन लाया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज देश में जो वातावरण है, देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा करती है। कोरोना में जिस तरीके से हमने इस देश की जनता की जान बचाई और साल भर के अंदर कोरोना के लिए वैक्सीन लाया, इससे दुनिया के लोग भी बहुत प्रभावित हुए। और हमने सिर्फ अपने देश को ही नहीं, बल्कि दुनिया के 100 देशों को हमने कोरोना वैक्सीन भी उनके मदद के लिए दिया, और आज देश में एक वातावरण बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के लिए कहते हैं, लोग झाड़ू लगाने लगते हैं। जब कोरोना हुआ, थाली बजाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, हमने थाली ताली सब बजाई। लॉकडाउन में घर के अंदर रहने के लिए बोला, सब लॉकडाउन में घर के अंदर सब रहने लग गए। तो ऐसी व्यवस्थाएं कैसे डेवलप हुई? जब ईमानदारी के साथ जनता के काम हुए तब। तो ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हमारी सरकार की है। ये प्रदेश किसानों का है। हम लोग लोकसभा में एक कृषि बिल लेकर आए थे कि कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। इस देश की आत्मा हमारे किसान हैं, और उनके मजबूती के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो किसानों के लिए एक बिल लाया गया था। वो बिल यदि सही तरीके से हम लोग समय पर लागू कर पाते हैं उसको, तो वाकई में मैं महसूस करती हूँ कि बहुत इस देश को लाभ होता। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ बीच में आ गई जिसकी वजह से कृषि बिल को वापस लिया गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के सम्मान में जो कृषक सम्मान निधि योजना प्रारंभ की, लगभग 12 करोड़ से भी अधिक लोगों को किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। आज अभी एक नल जल योजना, यानी
मैं एक विधायक और सांसद के रूप में किसी गांव में जाती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल हैंडपम्प की मांग आती है, तो हम लोग समझ सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के बिना मांगे एक जल मंत्रालय का गठन किया और आज हर परिवार, लगभग 19 करोड़ परिवार को जल का नल देने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है और 2024 के अंदर ये सब हम करने में सफल हो जाएंगे। महाराष्ट्र में नल जल का काम बहुत अच्छे से हो रहा है, यानी कोरोना के बावजूद भी लगभग 70% काम इस प्रदेश में हो चुका है और यहाँ सरकार और पीएचई विभाग के सारे अधिकारी, कर्मचारी और जो जनप्रतिनिधि है इस काम में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। मैं आप सबसे आज ये कहना चाहूँगी कि ये विधानसभा क्षेत्र हो या सिरूर लोकसभा क्षेत्र हो, मैं आई हूँ यहाँ की जनता से मिलने के लिए, इस धरती को प्रणाम करने के लिए और यहाँ जन समस्याओं को समझने के लिए। हमारी बहन आशा ताई जी, और जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी की नेता है हमारी आशा ताई जी, आज सुबह से मेरे साथ थी, तो मैंने उनसे यहाँ के संबंध में बहुत चर्चा किया। कल कुछ पत्रकारों ने मुझे हेड़ा के संबंध में कहा कि हेड़ा फैक्ट्री बंद है, तो रात को ही प्लान हुआ कि नहीं हेड़ा फैक्ट्री हमें जाना है। हेड़ा फैक्ट्री में काफ़ी पैसे खर्च कर चुके हैं और वहाँ पर फंड देने की ज़रूरत है और उस फैक्ट्री को चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि हेड़ा एक ऐसी औषधि है जो इस शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हो, तो हमारे लिए संजीवनी है। यहाँ जो पतंजलि है, बाबा रामदेव जी का आश्रम, वो पतंजलि में तो इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। ये हिरण है और एक बहेरा है, औला है, ये तीनों को मिलाकर एक चूर्ण बनाया जाता है जिसको हम त्रिफला कहते हैं। और बाबा रामदेव जी त्रिफला के लिए हर व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि आप लोगों को हर प्रत्येक दिन रात को ये त्रिफला का चूर्ण जरूर खा लेना चाहिए, तो हम दिन भर में जो खाए पिए रहते हैं सुबह ठीक से हजम हो जाता है और हमारा शरीर कई मायनों में बहुत स्वस्थ रहता है। प्याज के निर्यात के संबंध को भी लेकर हमारी बहन ने कहा, इस क्षेत्र की जनता ने बताया, पत्रकारों ने भी मुझसे सवाल पूछा था, तो रात को हम लोगों ने चर्चा की कि भाई ये प्याज के संबंध में हमारे किसानों को किस प्रकार की दिक्कत हो रही है। तो आज मैंने ये तय किया है कि जब मैं परसों दिल्ली जाऊंगी, कल भी मैं इस क्षेत्र में हूँ, तो जाने के बाद मैं हमारे कृषि मंत्रालय के मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी से प्याज के संबंध में किसानों को जो दिक्कत आ रही है इसके लिए पहल करूंगी। और ये माननीय मोदी जी की सरकार है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे जम्मू कश्मीर जहां पर 370 धारा हटाने के लिए इतने वर्षों से लगातार कितने लोगों को शहीद होना पड़ा, कितनी लोगों की यातनाएं झेलनी पड़ी, तो ये 370 धारा हमने हटा दी। और बहुत छोटी समस्या है जो शौचालय, ये हमने पूरे देश में करोड़ों की संख्या में बनवा लिए। बीच की जो समस्या है इसको हल करने के लिए थोड़ा समय की जरूरत है। देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाह रही हूँ कि पैसे की कोई कमी केंद्र सरकार के पास नहीं है। आप सबको भी इस बात को जानने की जरूरत है कि आज हमारा देश, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिसमें विकसित देश बहुत हैं, लेकिन हमारा ये देश आज आर्थिक रूप से 5वां देश बन गया है। यानी जब कोई रिजल्ट आता है तो भाई टॉप 10 की बात होती है कि 12th का रिजल्ट आया है सीबीएसई का, तो टॉप 10 में किसका नाम है। 10th का रिजल्ट आता है तो टॉप 10 में किसका नाम है। पीएससी का रिजल्ट आता है तो टॉप 10 में किसका नाम है। यूपीएससी का रिजल्ट आया तो टॉप 10 में किसका नाम है। तो टॉप 10 नहीं है, अंडर 5 में हमारा ये देश अब इकोनॉमी के क्षेत्र में आ गया है। तो मैं सारे हमारे जनप्रतिनिधियों से कहना चाह रही हूँ कि आपके क्षेत्र में जो भी समस्याएं है, जो काम आप कराना चाहते हैं। मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो हमारी बहन माधुरी जी बता रही थी कि ये देखिए इस क्षेत्र के सांसद का एरिया है और वहाँ पर उनका मकान दिख रहा है, लेकिन मकान तक पहुँचने की गली, यानी वो गली उनकी अभी भी पक्के की बनी हुई नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष थी। सन 2000 में मुझे भाजपा ने पार्टी में ये जिम्मेदारी दी थी और मेरे क्षेत्र में जब मैं विधायक बनी, उस क्षेत्र की बात बता रही हूँ, वहाँ का नाम है प्रेमनगर। वहाँ जो विधायक थे वो बहुत बाहुबली थे, बड़ी बड़ी बातें
गाड़ियों का काफिला लेके चलना और खुद को हीरो साबित करना, और कुछ गुंडा प्रवृत्ति के थे, यानी कोई उनके खिलाफ बोल दिया तो उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रकरण बना के उसको थाना में बैठा देना, उनको जेल भेजना, कोई अधिकारी कर्मचारी उसके खिलाफ बोल दिए तो उसके ट्रांसफर करा देना। लेकिन उनका जो ब्लॉक था, उस ब्लॉक में 76 गांव थे और 76 गांव में केवल 6 किलोमीटर की पक्के की रोड थी। और ऐसी स्थिति में जब 2003 में मैं पहली बार विधायक बनी, मंत्री बनी, तो 5 साल के अंदर मैंने 76 के 76 गांव में पक्के की रोड बनवाई और विकास का इतिहास रचा। मैंने एक दिन में मैंने एक नगर पंचायत, एक नगर पालिका बनाई। अभी जहां से सांसद हूँ वहां पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हर 5 साल में बदलना पड़ता था। मैंने अध्ययन किया कि क्यों बदलना पड़ता है, तो जानकारी मिली कि यहाँ लोग रेल चाहते हैं कि जो अंबिकापुर शहर वहाँ से सीधे दिल्ली रेल चलनी चाहिए और 2 बड़े प्रोजेक्ट के रेलवे लाइन की जरूरत है। मैंने उस पर अपना ध्यान फोकस किया। अभी 14 जून को मैंने अंबिकापुर से दिल्ली सीधे एक्सप्रेस चलवा दी और आज हमारे अंबिकापुर के लोगों को कोई ट्रेन नहीं बदलनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग एक ऐसा जिला है, दुर्ग मुख्यालय के बाद अंबिकापुर एक शहर है जहाँ से अंबिकापुर से सीधे दिल्ली ट्रेन चली। और आज़ादी के पहले की एक बहुत बड़ी रेलवे लाइन की डिमांड थी चिरमिरी से बरवाटी, यानी सरगुजा, यानी छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश। तो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 21 रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट अभी फाइनल सर्वे पे है और मेरे क्षेत्र में 50,000 करोड़ का एनर्जी कॉरिडोर की स्वीकृति हो चुकी है। तो विधायक को, सांसद को जिद्दी होना चाहिए। अपने क्षेत्र की जनता ने हम पर विश्वास किया, उस क्षेत्र की जनता की जो मांग है, जो आवाज है, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करने की जरूरत पड़े, चाहे अपने सरकार के लोगों से ही क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन हमें विकास और विकास करना चाहिए। लेकिन ये क्षेत्र आज विकास से अछूता है और मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि आप सबका सहयोग, एक लोकसभा की जिम्मेदारी मुझे जब दी गई है तो मैं अपने नेताओं के साथ आपके बीच में आऊँगी और आपको आने वाले समय में इस क्षेत्र में कमल खिलाना पड़ेगा। कमल खिलाने में आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका स्नेह चाहिए, आप सबका सुझाव चाहिए। और आप जो जिम्मेदारी आज इस कागज में लिख के दिए हैं, इन जिम्मेदारियों के लिए मैं यहाँ से जाते के साथ बहुत ईमानदारी के साथ अपने सरकार के प्रधानमंत्री और मंत्री और हमारे जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो उनसे आप लोगों की बात रखूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जिस जिद और जिद्दी होने की बात कर रही हूँ, तो ये जिद इस क्षेत्र में जरूर विकास की लहर लेके आएगा। और आपसे अंतिम बात ये कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमें प्रयास करते रहना है। आप सबका विश्वास हमें हासिल है। पीछे से लिस्ट आई कि भाई आप आदिवासियों के लिए कुछ नहीं बोल रही हैं, वो वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मुझसे छूट जा रहा था, क्योंकि मैं अब समय का भी ध्यान दे रही हूँ कि जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जल्दी कार्यक्रमों को करना है। देखिए, जनजाति कार्य मंत्रालय, हमारे देश में जनजाति एक ऐसे वर्ग हैं जो गांव में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर अवसर की बहुत कमी होती थी। इसलिए 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातियों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए और वो जिस संस्कृति और परंपरा में जीते हैं उनके संरक्षण के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय का गठन किया। और तब से लेकर अभी तक 84,000 करोड़ के बजट के साथ हम अपने देश के 10.5 करोड़ आदिवासियों के विकास में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। अब आप लोगों को लगता होगा कि ये पैसा कैसे आता है, तो ये राशि, जैसे आपके यहाँ पर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग बनना, उसका वो राष्ट्रीय, यदि ट्रैवल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, यदि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का काम हो रहा है, यदि प्रधानमंत्री आवास के काम हो रहे हैं, तो हमारे ट्रैवल मिनिस्ट्री का वो फंड होता है।
देश में जितने भी पढ़ने वाले हमारे आदिवासी बच्चे हैं उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं। हमारी सरकार स्कॉलरशिप राज्य सरकार के माध्यम से डीबीटी यानी बच्चों के खाते भी खुले हुए सीधे उनके खाते में पैसे जाते हैं। और आप सबके बच्चे यहाँ पर जो हमारे आदिवासी भाई बहन होंगे और नहीं भी होंगे तो जो जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र में काम करते हैं, यदि आपका नौजवान बेटा बेटी कोई भी एमफिल करना चाहता है तो सरकार एमफिल के लिए लगातार 5 साल 25,000 रुपये प्रति महीने उसे पढ़ने वाले स्टूडेंट को देती है। और यदि कोई स्टूडेंट पीएचडी करना चाह रहा होगा तो उसको लगातार 30,000 रुपये महीने हम उसको पीएचडी करने तक के लिए देंगे। और कोई नौजवान बच्चा विदेश में पढ़ाई करना चाह रहा है तो जिस देश में वो पढ़ना चाहता है वहाँ की पढ़ाई का खर्च भी हमारे जनजाति कार्य मंत्रालय उठाता है। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने देखिए शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान दिया है। शिक्षा की बहुत पुरानी नीति थी तो 2020 में हम नई शिक्षा नीति लेकर आए। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई भी अन्य तरह के कॉलेज हैं, वहाँ मराठी भाषा में भी हमारे बच्चे अब डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए जरूरत नहीं है कि केवल अंग्रेजी में ही डॉक्टर की पढ़ाई की जाएगी। तो जो वहाँ की लैंग्वेज है, तो जिस स्टेट की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अब हम मेडिकल कॉलेज में या किसी भी अन्य कॉलेज में या किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। ये अलग बात है कि अभी तक महाराष्ट्र ने 2020 में जो नई शिक्षा नीति लाए हैं उसको अभी इन लोगों ने एडॉप्ट नहीं किया है। अब जल्दी एडॉप्ट कर ले तो इस क्षेत्र के पढ़ने वाले हमारे बच्चों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। और ये परिवर्तन सरकार में बैठे लोग बंद कमरे में नहीं किए हैं, बल्कि पूरे देश भर के जो इस क्षेत्र में काम करने वाले रिसर्च करने वाले लोग हैं, उसमें पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी भी हैं, उन लोगों से राय मशविरा करके और काफ़ी मेहनत करने के बाद ये नई शिक्षा नीति आई। तो इसमें एक हमारे मंत्रालय का एकलव्य मॉडल स्कूल है। एकलव्य मॉडल स्कूल में हम 480 बच्चों को पढ़ाते हैं और प्रति बच्चों के हिसाब से 1,09,000 रुपये हम लोग साल भर में उसको उसके रहने खाने पीने पढ़ाई के लिए देते हैं। और अभी 38 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और पूरे देश भर में 740 हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल स्वीकृत हैं, जिसमें 384 ऐसे विद्यालय हैं जो संचालित हो रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में बच्चों का एडमिशन करवाना रहता है और वहाँ बच्चों को रखना पड़ता है हॉस्टल के और प्ले ग्राउंड वगैरह ये सब। तो हमारी सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है एकलव्य मॉडल स्कूल। इसके साथ साथ 275 एक संविधान की ऐसी धारा है। देखिए बहनों भाइयों, ट्राइबल समाज के सभी प्रकार के संवैधानिक अधिकार को संरक्षित करने के लिए और वो जिन क्षेत्रों में काम कर रहते हैं उनके लिए 275 एक ऐसी धारा है जिसमें वहाँ के विकास के लिए, चाहे आपको सीसी रोड बनवाना हो या तो आपको पुल पुलियों का निर्माण करना हो, यदि वहाँ पर हॉस्टल है, यदि सीसी कैमरा लगाना हो, वहाँ आरओ लगाना है, वहाँ पर कंप्यूटर लगाना है, तो जो काम राज्य सरकार नहीं कर पा रही है, जो गैप रह जाता है, तो वहाँ उस गैप को पूरा करने के लिए विकास से लेकर हम उनको कई प्रकार के प्रशिक्षण देने का काम भी कर सकते हैं। जहाँ पर बेटियों की शिक्षा पीछे रह जाती है तो कोई ऐसा प्राइवेट व्यक्ति भी यदि नीति आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन करा के यदि वो चाहते हैं कि हम ट्राइबल बच्चों के लिए स्कूल चलाएं, तो ऐसे आप स्कूल और कॉलेज चलाने के लिए भी हमारी सरकार से आप फंड ले सकते हैं। आपने सुना होगा उड़ीसा का कलिंगा यूनिवर्सिटी 27,000 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ उनका अपना एक बहुत बड़ा फंड है, लेकिन इसके साथ साथ 20 करोड़ रुपए प्रति साल हम लोग उस कलिंगा यूनिवर्सिटी को देते हैं। तो ये जो ट्राइबल मंत्रालय है, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी देश में कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ये सिकल सेल की बीमारी भी बहुत बढ़ रही है। इसके लिए भी हमारी सरकार ने चिंता किया है और अभी ट्राइबल परिवारों का हेल्थ कार्ड हम बनाने जा रहे हैं। हम सितंबर में इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं और उस आदिवासी परिवार के हर एक व्यक्ति का अपना हेल्थ कार्ड होगा
माध्यम से उसको समझ में आ जाएगा कि उस परिवार के सदस्यों को किस किस तरह की बीमारी है और सरकार से उसे क्या क्या आशाएं हैं। तो इस प्रकार ट्रैवल भाई बहनों के लिए काम किया जा रहा है। और जो ट्रैवल क्षेत्र है ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में विकास करने की जरूरत है। तो इस वर्ष प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना हमने चलाई और देश के 1,47,000 गाँव को हमने इस 47,000 गाँव को चिन्हित किया है। और पहले साल में हम 34,000 गाँव को हाथ में लिए हैं। उस गांव में हम 100% विकास करेंगे, चाहे वहां पर पक्के की रोड बनाना हो, चाहे पोस्ट ऑफिस खोलना हो, वहां से उनको रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए इसके पास सड़क होनी चाहिए, वहां बिजली होनी चाहिए, वहां एक घर में भारत सरकार की सारी योजना का लाभ मिले। ये व्यवस्था हम प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजना के माध्यम से कर रहे हैं। ये कितने खुशी की बात है। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा जी को अभी हमने नमन किया। भगवान बिरसा मुंडा जी झारखंड में जन्म लिए थे और वो वहाँ पर जब आज़ादी के पहले जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों ने उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करा दिया था, लेकिन उन्होंने समझा कि ये हमारे साथ तो बहुत गड़बड़ी हो रही है, हमें प्रलोभन में लेके हमें ईसाई धर्म में स्वीकार करवा दिया और आज हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोगों के साथ खेला जा रहा है। उन्होंने एक झटके से ईसाइयत को छोड़ी, लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और इस देश की आज़ादी के लिए उन्हें शहीद होना पड़ा। भगवान बिरसा मुंडा जी को यदि किसी ने सामने लाया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उन्होंने माँ भारती की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और झारखंड जैसे आदिवासी राज्य में आदिवासियों को इकट्ठा करके उन्होंने आदिवासी समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार से उबारा ही नहीं, बल्कि जिन लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे थे उन्हें उन्होंने समझाया कि ये अंग्रेज हमें कहीं कर नहीं रहने देंगे, ये चाहते हैं कि ये इनके धर्म का प्रचार प्रसार हो, इसलिए उन्होंने लोगों को भारत माता की आज़ादी के काम पर लगाया। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी को 15 नवंबर गौरव जयंती के रूप में प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया। और ये जो वर्ष रहा हमारा 2022, जिसे हमने आज़ादी के 75वें वर्ष के रूप में अमृत महोत्सव के रूप में हम लोगों ने मनाया। और इस 75वें वर्ष में भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। 25 साल बाद जब हमारे आज़ादी के 100 साल होंगे तो ये भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसी कल्पना और ऐसे विजन के साथ सरकार काम कर रही है। कल मैं यहाँ दौरे पर थी, मैं मंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ के 12 ऐसी जातियाँ थी जो 40 साल से उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा था। उनका जीवन और स्वभाव सब कुछ आदिवासियों के जैसा था, लेकिन वो आदिवासियों का लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के कई जनजातियों के संबंध में कैबिनेट डिसीजन लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 12 जातियां हैं। 58 लाख लोगों को अब इसका सीधा लाभ मिलेगा। और इस 75वें वर्ष में ट्रैवलरों ने कभी नहीं सोचा था कि इस देश का जो सर्वोच्च कुर्सी है, राष्ट्रपति की कुर्सी, उस राष्ट्रपति की कुर्सी में कोई आदिवासी बहन बैठ सकती है, कोई आदिवासी भाई बैठ सकता है। ये कुर्सी कभी हमारे हक में आ सकती है, ऐसा कोई नहीं सोचा था। लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का भी ध्यान रखते हैं। और उन्होंने हमारी देश की एक बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम के रूप में देश की सर्वोच्च कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी में बैठाकर उन्होंने इस बात को साबित किया कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में केवल हम विकास की ही बात नहीं करेंगे, सुरक्षा की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि आम जनों के प्रेरणा के लिए 10.5 करोड़ आदिवासी और देश की आधी आबादी हमारी नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए
एक बहन को भी बैठा के उन्होंने इस अमृत महोत्सव को सार्थक किया है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय